बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। कहा यह गया है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से 10 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, यानी कि उसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये उस वायर से कितने डिस्टेंस पर होगी, यानी कि अगर मैं डायग्राम की मदद से इसको दिखाऊं तो ये एक वायर है जिसमें करंट गुजर रहा है और इस करंट के गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁻5 वायर से कितने डिस्टेंस पर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है ना किसी भी वायर के अक्रॉस, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा r, यानी कि डाटा में हमने r कैलकुलेट करना है। एट व्हाट डिस्टेंस r कैलकुलेट करना है हमने, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, जबकि वायर में से जो करंट गुजर रहा है वो I = 10 एम्पेयर है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला गिवन है और यहाँ पे म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है 4 पाई × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर, ये वैल्यू भी यूज होगी, तो इसको भी आपने डाटा में नोट कर लेना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। उसके सोल्यूशन के लिए जब कोई किसी वायर में से करंट गुजारा जाता है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो मैग्नेटिक फील्ड B = μ0 I/2πr है। ये तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। हमने R कैलकुलेट करना है तो R एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये 2πr इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो μ0 I इधर रह जाता है। अब R हमने कैलकुलेट करना है, R इधर रह जाएगा, 2πb दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। R = μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू I की वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाय 2 पाई और B की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻⁻5 है। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 10⁻6 आ जाएगा, पाई से कैंसिल हो गया, 10⁻1 और 10⁻7 तो ये 10⁻6 रह गया, ये 4 रह गया डिवाइडेड बाय 2 5s are 10, 10⁻1 और 10⁻5 तो ये 10⁻4 रह जाएगा। ये 10⁻4 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, यानी कि R = 4 × 10⁻2 मीटर, तो ये R की वैल्यू आ जाती है 4 सेंटीमीटर या 0.04 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, A long solenoid having 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter produces a magnetic field of 2.5 × 10⁻³ टेस्ला at the center। एक सोलिनॉइड है जिसमें 1000 टर्न्स हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ ऑफ 0.5 मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला, यानी कि इतनी लेंथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 2.5 × 10⁻³ टेस्ला है। फाइंड द करंट इन द सोलिनॉइड, जो करंट होगा सोलिनॉइड में वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स से मुराद ये जो कॉइल के टर्न्स इस तरह हैं ये 1000 है, तो डाटा में हम n = 1000 लिख लेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ, लेंथ जो गिवन है L 0.5 मीटर आ गई, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू गिवन है 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। फाइंड द करंट इन द सोलिनॉइड, I हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है हमारे पास वो B = μ0 NI होता है। इसमें से हमने I कैलकुलेट करना है तो I इक्वल आ जाएगा B डिवाइडेड बाय μ0 N, जो N है
यहाँ पे स्मॉल n है, n ये जो n हमें गिवन था ये नंबर ऑफ टर्न्स थे 1000, और ये जो n है ये n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n की जगह पे हम कैपिटल N ओवर L लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो इसमें पुट करने हैं। तो अब ये तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। L ऊपर चला जाएगा, B L ओवर म्यू नॉट n हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, B की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू L हमारे पास 0.5 है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर होती है, और n की वैल्यू 1000 गिवन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जाता है, और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये 12.56 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, I इक्वल आ जाएगा 0.995 एम्पियर के, यानी कि I की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। A proton moving at right angles to the magnetic field of 0.1 Tesla experiences a force of 2 into 10 power minus 12 न्यूटन। कि एक प्रोटॉन मूव कर रहा है राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो भी दी गई है। प्रोटॉन की स्पीड क्या होगी? तो इसमें हम डाटा अगर नोट करें तो प्रोटॉन की बात की जा रही है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। राइट एंगल से मुराद एंगल 90 डिग्री का होगा, तो थीटा इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 0.1 टेस्ला एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 पावर माइनस 12 न्यूटन, यानी कि F की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 12 न्यूटन आ गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन? तो V हमने कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल होती है QVB साइन थीटा के। इसमें हमने V कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल हो जाएगा F ओवर QB साइन थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, F की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 12 है, डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 और साइन थीटा की वैल्यू 90 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, V इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये 0.1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.16 इंटू 10 पावर माइनस 19 आ जाएगा, साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 0.16 12.5 आ जाएगा, और 10 पावर माइनस 19 ऊपर हो जाएगा प्लस 19, तो ये प्लस 7 रह जाएगा। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो 1.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके 1.3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। An 8 mega electron volt proton enters perpendicularly into a uniform magnetic field of 2.5 टेस्ला। एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है ना, तो जब प्रोटॉन मूव करेगा तो प्रोटॉन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट कर रही होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। साथ हम नोट कर लेते हैं कि के ई इक्वल टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इक्वल होता है 10 पावर 6 के, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जाउल के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 इंटू 10 पावर माइनस जाउल लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई होके 12.8 इंटू 10 पावर माइनस 13 जाउल आ जाएगा। इंटर्स परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली का मतलब है थीटा 90 डिग्री इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू 2.5 टेस्ला गिवन है। फाइंड द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, एफ कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोटॉन, आर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इन टर्म्स को देखें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो जब कोई भी चार्ज मोशन में हो तो उस वक्त उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो
F इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो आ जाएगा, लेकिन V की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम V कैलकुलेट करेंगे। V कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का सहारा लेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है 12.8 इंटू 10⁻⁻13 जॉल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv² के, तो ये 1/2 mv² इक्वल आ जाएगा 12.8 इंटू 10⁻⁻13। ये कलर बाय मिस्टेक रेड हो गया है, इसको रेड नहीं करना, ये ब्लू ही रहेगा। ये जस्ट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा था तो इस वजह से इसको मैंने रेड लिखा है। अब V कैलकुलेट करना है तो V² एक तरफ कर लेंगे, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और m डिवाइड हो जाएगा। m मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, जो m की वैल्यू है ना, प्रोटॉन की बात की जा रही है तो मास जो है वो प्रोटॉन का इधर पुट करेंगे। V² इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा 25.6 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय m मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो प्रोटॉन का मास है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15.329 इंटू 10⁻14 आ जाता है। दोनों तरफ अंडर रूट लें तो V की वैल्यू आ जाती है 3.91 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब इस V की वैल्यू को यूज करेंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वैल्यूज तमाम मौजूद हैं, पुट करते हैं। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, बल्कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के ऊपर वो आपको मालूम होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमें नहीं दिया गया, आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू पुट करनी है। V की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी वो पुट की, और साइन थीटा की वैल्यू 90 है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था ना प्रोटॉन, तो थीटा की वैल्यू 90। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 को 3.91 से मल्टीप्लाई किया तो 15.6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय -19 + 7 -12 रह जाएगा, और साइन 91 होता है। तो ये F इक्वल आ जाएगा 1.6, पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, बल्कि इसी प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा है कि यही वो डाटा नोट कर लिया और इसमें हमने R कैलकुलेट करना है। तो R कैलकुलेट करने के लिए जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी, यानी कि FC इक्वल होगा FM के। FC जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला mv²/r होता है, और FM का फार्मूला QVB है। इसमें R हमने कैलकुलेट करना है, तो R ये एक V से कैंसिल हो जाएगा, mv/r इक्वल आ जाएगा QB के, R इक्वल आ जाएगा mv/QB के। वैल्यूज मौजूद हैं वो पुट करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन V जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की, Q की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड V की वैल्यू गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये R की वैल्यू आ जाएगी 0.16 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। व्हाट इज द टाइम पीरियड एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला एंड मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड हमने T कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड, जो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 मिली टेस्ला यानी कि 10 इंटू 10⁻³ टेस्ला है, एंड मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर से मुराद 0.06 मीटर। व्हाट इज द टाइम पीरियड? T कैलकुलेट करना है, और ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो आपको याद होना चाहिए। तो अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चार्ज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो सर्कल में मूव करेगा, तो सर्कल में मूव करने की वजह से किसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा। जब फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, और उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है T इक्वल टू 2πm/QB है। तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, वो पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय Q हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और B की वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ ये भी गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.11 57.2 आ गया, 10 पावर माइनस 31 एज इट इज। इसी तरह 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और 10 की पावर जो बेस सेम है पावर z होके 10 पावर माइनस 22 हो जाएगा। अब हम 57.2 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो ये 3.6 आ जाता है और ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी तो ये -9 रह जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 3.6 नैनो सेकेंड। 10 पावर माइनस 9 नैनो के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है। A rectangular coil with 250 turns is 6 centimeter long and 4 centimeter wide. एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 250 हैं। उस कॉइल की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ 4 सेंटीमीटर है। When the coil is placed in a magnetic field of 0.25 टेस्ला, जब उस कॉइल को 0.25 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है वो 0.2 न्यूटन मीटर है। तो उस कॉइल में से कितना करंट गुजर रहा होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 250 गिवन है, उसकी लेंथ जो है कॉइल की 6 सेंटीमीटर है एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 100 0.06 मीटर और ये 4 डिवाइडेड बाय 100 तो ये मीटर में आ जाएगा। When the coil is placed in a magnetic field of 0.25 टेस्ला, B की वैल्यू 0.25 टेस्ला गिवन है, मैक्सिमम टॉर्क इज 0.2 न्यूटन मीटर, टॉर्क की वैल्यू B गिवन है। व्हाट इज द करंट इन द कॉइल, I कैलकुलेट करना है। तो जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है टॉ इक्वल टू NABI या NAIB। A इसमें N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, A एरिया है, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है। बाकी चीजें मौजूद हैं, जो एरिया है A वो हमारे पास नहीं है। एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ और विड्थ का सहारा लेंगे, यानी कि टॉ इक्वल हो जाएगा N, एरिया की जगह लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आ जाएगा या L मल्टीप्लाई बाय W लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ इनटू IB करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉ इक्वल आ जाएगा, I कैलकुलेट करना है तो टॉ डिवाइडेड बाय बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, टॉ की वैल्यू 0.20 गिवन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स N की वैल्यू 250 गिवन है, लेंथ 0.06 गिवन है, विड्थ 0.04 गिवन है और B की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.25 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I इक्वल आ जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होके 0.15 आएगा। तो ये फाइनली डिवाइड होने से करंट हमारे पास आता है 1.33 एम्पेयर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एस्टैब्लिश्ड ओवर ए सर्टेन रीजन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.105 टेस्ला एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। दोनों फील्ड्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों की वैल्यूज भी गिवन है। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ जीरो नेट फोर्स फ्रॉम दीज फील्ड्स एंड सो कंटिन्यूअस मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि इन फील्ड्स में रखने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू गिवन है और जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड B और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल होंगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, यानी कि FE इक्वल होगा FM के, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के। तो FE का हमारे पास फॉर्मूला QE होता है और FM का QVB, Q से कैंसिल, E इक्वल आ जाएगा VB के, V इक्वल हो जाएगा E ओवर B के। वैल्यूज पुट करेंगे, इसको डिवाइड किया तो V की वैल्यू आ जाती है 19.047 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी कि V आ जाएगा 1.905 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी आ गई जिस वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए गैल्वानोमीटर इज 10 मिली एम्पेयर। गैल्वानोमीटर के लिए जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यानी कि गैल्वानोमीटर में से जो करंट गुजर रहा है वो 10 मिली एम्पेयर है, तो ये IG आ जाएगा 10 मिली एम्पेयर, यानी कि 10 × 10⁻³ एम्पेयर। इट्स रेजिस्टेंस इज 1000 ओम। गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है यानी कि RG वो 1000 ओम है। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर। जब उसमें से करंट 100 एम्पेयर का गुजरे तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में। एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस जो है वो लगानी पड़ती है, शंट रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है पैरेलल में, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो RS = RG/I है। ये फार्मूला गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने वाले टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है। तो RS इक्वल आ जाएगा IG की वैल्यू 10 × 10⁻³ RG की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय करंट 100 है माइनस IG की वैल्यू 10 × 10⁻³ है। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 100 ये जो है 100 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10⁻³ यानी कि इसको इसके साथ मिलाएं तो ये 1000 हो जाता है, यानी कि 10⁻³ और ये भी 10⁻³। 10⁻+3 10⁻³ 10⁻0 रह जाएगा, यानी कि 1 रह जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये 10⁻³ यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0.01 आ जाता है। RS इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 99.99, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 0.01 ओम। यानी कि इतनी वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगा देने से वो गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा गैल्वानोमीटर? जिसकी ये स्पेसिफिकेशन गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है। हाउ अ 5 मिली एम्पेयर 100 ohms गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट वोल्टमीटर। यहां पे अब गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई जाती है, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट की जाती है। तो करंट I की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर है, यानी कि 5 × 10⁻³ एम्पेयर। रेजिस्टेंस R 100 ohms है और जो वोल्टेज इसमें से क्रॉस होगी वो 20 वोल्ट है। हाई रेजिस्टेंस RH कैलकुलेट करना है तो एम मीटर को गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला RH = V/IG - RG है। वैल्यूज पुट कर देंगे। RH इक्वल आ जाएगा V की वैल्यू 20 गिवन है डिवाइडेड बाय IG की वैल्यू 5 × 10⁻³ माइनस RG की वैल्यू 100 है। तो ये RH इक्वल आ जाता है, इसको डिवाइड करेंगे 5 4s are 20, 4 × 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगा। तो ये आ जाता है 4000 माइनस 100, यानी कि RH आ जाएगा 3900 ओम। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10। टू पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरी करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पेयर। दो पैरेलल वायर्स हैं जिनमें से करंट जो है वो करंट गुजर रहा है 8 एम्पेयर का दोनों में से, और उन दो वायर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम, यानी कि उनके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी। ये दो हमारे पास वायर्स हैं, एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड रूल के जरिए से ड्रॉ की गई है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को गौर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में उनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से एक तो ये वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और दूसरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सेंटर में मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि डाटा में हमने R की वैल्यू लिख दी और करंट की वैल्यू लिख दी, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड B जो कैलकुलेट करनी है B इक्वल होगा B1 + B2 के। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो भी इसी से रिलेटेड था कि एक वायर उसमें से करंट गुजर रहा है और उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड B का जो फार्मूला है μ0I/2πr है। तो B1 के लिए μ0I1/2πr1 प्लस B2 के लिए μ0I2/2πr2, यानी कि
R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी? R1 क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर से इसका रेडियस वो R1 आ जाएगा और इसका जो है वो R2 आ जाएगा रेडियस। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मिड पॉइंट पे फाइंड करनी है ना, तो मिड पॉइंट से इस तरफ R1 और इस तरफ R2 जो रेडियस होगा। तो ये म्यू की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। आई नॉट की वैल्यू 8 गिवन है I1 की। इसी तरह 2 पाई इंटू R1 की वैल्यू, R1 और R2 किसके इक्वल होंगे? R/2 के, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान उसको हाफ करेंगे तो वो वैल्यू पुट करेंगे 0.05। इसी तरह म्यू नॉट की वैल्यू पुट की, I2 की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू R2 की वैल्यू। तो ये B आ जाता है J प्लस J, 1 + 1 2 हो जाता है ना, तो 2 इंटू J सारी टर्म आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू, तो ये 200.96 आ जाता है इंटू 10⁻⁷ एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये B इक्वल आ जाता है 640 इंटू 10⁻⁷, यानी कि 200.96 डिवाइडेड बाय 0.314, ये 640 आ जाएगा इंटू 10⁻⁷ एज इट इज आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो 6.4 इंटू 10⁻2 ऐड होगी, तो 2 ऐड होगी तो -7 + 2 10⁻⁵ टेस्ला रह जाएगा। तो अपोजिट साइड्स पे जो वायर्स में करंट गुजर रहा था, जिस करंट की वैल्यू 8 एम्पियर थी और उन वायर्स के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम है वो 6.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होगी। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।